नमस्कार सुमित भाई, कैसे हो? नमस्कार धर्मेंद्र भाई, आपके सुनने वालों को, चाहने वालों को मेरा नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वास्थ्य से ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल बढ़िया है। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपका जन्मदिन है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जब हम मेवात की बात करते हैं तो मेवात एक ऐसा इलाका है जो बाकी हरियाणा के लोग उसके बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन वो हरियाणा का है एक ऐसा पार्ट जिसका इतिहास शौर्य से भरा हुआ है जी। और उसमें हसन खां मेवाती का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए, ये कौन थे हसन खान मेवाती जी? पानीपत की जो पहली जंग हुई 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत में, बाबर इब्राहिम खान लोधी को हरा देते हैं। हसन खां मेवाती का जो बेटा था नाहर खां, वो उस 1526 की जंग में शामिल था इब्राहिम खान लोधी की तरफ से। बहुत कम लोग जानते हैं कि इब्राहिम खान लोधी और हसन खां मेवाती दोनों मौसेरे भाई थे। अच्छा। और ऐतिहासिक दृष्टि से जो इब्राहिम लोधी थे, उनके जो फादर थे सिकंदर लोधी, वो, और हसन खां मेवाती के फादर थे अलावल खां, वो दोनों साडू भाई थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि हसन खां मेवाती का 1526 की जंग में इब्राहिम खान लोधी का साथ देना बनता था, क्योंकि वो उनके मौसेरे भाई थे। और उस जंग में बाबर जीत जाता है और जो हसन खां मेवाती के बेटे थे नाहर खां, उनको कैद कर लिया जाता है। बाबर को ये था कि अगर मैं इनके बेटे को छोड़ दूंगा तो जो हसन खां मेवाती है वो आगे के जो अभियान है राणा सांगा के खिलाफ, उसमें मेरा साथ देगा। लेकिन हसन खां मेवाती किसी और मिट्टी के बने थे। अनेक बुलाओं, अहलकारों के भेजने के बावजूद भी हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ नहीं दिया। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को जंग होती है पानीपत की पहली, और 17 मार्च 1527 को खानवा की जंग होती है, तो इस 1 साल के पीरियड के दौरान बाबर ने काफ़ी प्रयास किया हसन खां मेवाती को अपनी तरफ करने का, लेकिन उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। और अंततः बाबर से हसन खां मेवाती ने अपने वीर 12,000 सैनिकों के साथ खानवा की लड़ाई में राणा सांगा का साथ देने का निश्चय किया। लेकिन बाबर ने उसको धर्म के नाम पर काफ़ी प्रलोभन दिए और उसको काफ़ी गलिहाया भी। उन्होंने कहा कि मैंने आपके बेटे को इसलिए रिहा किया था कि आप खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के विरुद्ध मेरा साथ देंगे। लेकिन हसन खां मेवाती एक वीर सैनिक तो थे ही, लेकिन अपने देश, अपने मिट्टी से मोहब्बत करने वाले थे। वो एक अच्छे शायर भी थे। और अब उन्होंने ज़रूरत के समय, जब हिंदुस्तान को ज़रूरत थी, उन्होंने ये भी कहा इनको, भाई इब्राहिम खान लोधी भी बाहर के हैं, मैं भी बाहर का हूँ, तो आप मुगल सल्तनत की जब नींव पड़ती है तो उनकी कोशिश ये थी कि वो हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिला जाए, जिससे राणा सांगा कमज़ोर हो जाते, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन हसन खां मेवाती का इतिहास इतना नहीं है। पूरा मेवात का जो आपका एरिया, गुड़गांव से लेके और अलवर के बीच का, और परली साइड में भरतपुर तक चले जाइए, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जो बीच का पूरा एरिया ही पूरा मेवात क्षेत्र कहलाता है। पूरी सरजमी वीर बहादुर मेवों से भरी पड़ी है। लेकिन जो आपके हसन खां मेवाती हैं, इनकी नींव पड़ती है फिरोज शाह तुगलक के समय में। अच्छा। इनके जो दादा थे सोमार पाल और शोभर पाल, उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। और उसके बाद वैसे क्या थे ये भाई कास्ट? राजपूत। हाँ, मुस्लिम राजपूत हो जाते हैं ये, लेकिन बड़े वीर बहादुर थे। देश की आन बान और उन्नति के लिए इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया। और मैं थोड़ा बैक आपको लेके चला जाऊंगा। इनका जो परिवार था, उनको एक लक़ब था खानज़ादा, बहुत कम जानते हैं। अच्छा। खानज़ादा जो लोग हैं आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेवात का जो एरिया उसी में मिलते हैं। और ये जो मेव कम्युनिटी, उससे थोड़ा खानज़ादा इनकी उपाधि थी कोई? हाँ, उपाधि, टाइटल था ये। अच्छा। लक़ब, बाकी कुछ नहीं था। वो सिर्फ इनको जब राज्य लंबा चला इनका और दिल्ली के बादशाहों के नज़दीक रहे, तो उन्होंने इनकी बादशाही और वीरता को देख के इनको एक टाइटल दिया खानज़ादा। अच्छा। और ये मेवों से अपने को थोड़ा अपर मानते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा के ज़्यादा खानज़ादा पकड़ने की जरूरत कौन है? और इसीलिए कहते हैं, यहीं से निकला खान जादू, जादू राजपूत जो वंश था उससे आते हैं। तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जब चला, तो इन्होंने जब इब्राहिम खान लोधी 1517 में शासक बनते हैं दिल्ली के, तो 7 जो बड़े परगने थे वो उन्होंने हसन खां मेवाती के फादर अलावल खां और फिर उसके बाद हसन खां मेवाती को दिए। ये रहने वाले थे सरहेटा के, अलवर के पास एक जगह है, तिजारा, टपुकड़ा, आपका घोड़ा कलां, आपका तावड़ू, ये सारे का सारा नहू का एरिया वो हसन खां मेवाती को मिल जाता है। और उन्हें साहिब मेवात भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, राजा हसन खां मेवाती बहादुर थे और वो अपनी ज़बान के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उस समय में ऐसा नहीं था। वो पक्ष देख के, विपक्ष कमज़ोर देख के और बड़ा बाहरी पक्ष देख के लोग, राजा लोग अपना समर्थन करते थे। लेकिन उन्होंने जो आपका अलवर का बाला किला है, बहुत शानो शौकत का किला, उसका जीर्णोद्धार हसन खां मेवाती ने कराया
और ये लंबे समय तक शासन, 200 वर्षों तक लगभग शासन किया इन्होंने। कहाँ रहते थे ये? किला कहाँ थे? अलवर में है बाला किला, अरावली की बिल्कुल चोटी के ऊपर। अच्छा, अब भी है? अब भी है। आप कभी अलवर जाओ देखो बाला किला, काफ़ी सुंदर किला, बिल्कुल चोटी के ऊपर बना हुआ है, बहुत शानदार है। तो खानवा में ये हारे क्यों? खानवा में हार के कई कारण थे। वैसे तो राणा सांगा की फौज लगभग 2 लाख के आसपास थी, और मैं आपको बताऊं धर्मेंद्र भाई, 11 फरवरी को कूच किया था बाबर ने आगरा से खानवा के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभिक जो झड़पें थी, प्रारंभिक जो युद्ध था जो बयाना के आसपास हुआ, क्योंकि खानवा बयाना सरकार के अधीन था। राणा सांगा की और हसन खां मेवाती की जो अग्रिम टुकड़ियां थी, उन्होंने बाबर की अग्रिम टुकड़ियों को हरा दिया था। लेकिन जैसे ही ये खबर आगरा में बाबर को मिलती है तो उसको एहसास होता है कि इस जंग को जितना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाबर की सेना बहुत कम थी और राणा सांगा के पास 2 लाख के आसपास सेना थी। अच्छा। उसमें से अकेले 12,000 सैनिक हसन खां मेवाती के थे। और जब बाबर के पास ये समाचार पहुंचता है कि अग्रिम दस्ते की जो टुकड़ियां थी उनको राणा सांगा और हसन खां मेवाती और कई और राजपूत राजा थे, लगभग 12 के आसपास, राजे रजवाड़े छोटे भी थे, उनमें बड़े भी थे। तो समाचार मिलते ही 11 फरवरी को बाबर खुद खानवा के लिए कूच करते हैं, और उनका पड़ाव 10 या 12 किलोमीटर पहले डाल दिया जाता है। बाबर का बाबर को इस बात का इल्म था कि अगर अग्रिम टुकड़ियां जो बुरी तरह हराई थी, बाबर को ये एहसास हो चला था कि इस जंग में आपकी हार भी हो सकती है। बहुत कम इतिहासकार जानते हैं, सिर्फ ये बताओ कि लोगों तक ये बात जाते नहीं है। बाबर को जब इस बात का पता लगा कि आपकी सेना में बगावत है, तो मैं बताऊं 25 फरवरी 1527 को बाबर ने शराब को अलविदा कह दिया। अच्छा। और इस जंग को उन्होंने जिहाद का नाम दिया, क्योंकि इसकी सेना में बगावत इतनी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी 17 मार्च को, और वो बाबर के जो सैनिक थे स्वयं बाबर, वो इस प्रकार के मौसम के आदी नहीं थे। और मैं बताऊँ आपको, बाबर शराब बहुत ज़्यादा पीता था। उसकी शराब वहाँ से आती थी अफ़गानिस्तान से, गजनी से, और एक से एक अच्छी शराब। इसके एक एक धाए होते हैं, इसमें ऊँटों के ऊपर शराब पैक करके लेके आता था वो। अच्छा। और 10 तक अंक होते थे। वो शराब मंगाई गई थी तभी गजनी से, लेकिन जब मंगाई गई तो उन मटकों को और जिसमें वो सुराही वगैरह में शराब डाल रखी थी, बाबर ने ये दिखाने के लिए कि ये जंग मैं इस्लाम के लिए और जिहाद के लिए लड़ रहा हूँ, मेरा इसमें कोई निजी फ़ायदा नहीं है। उन मटकों को उनके सामने तोड़ दिया गया, उन सुराहियों को तोड़ दिया गया, ताकि फ़ौज को ये पक्का जम जाए कि बाबर इस जंग को हमारे लिए, हमारे आवाम के लिए और इस्लाम के लिए जीतना चाहता है। और 25 फरवरी को उन्होंने शराब को अलविदा कह देता हो, और फिर नहीं पी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कभी शराब नहीं पी, और अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उसने उसको जिहाद का नाम दिया कि हम जीत के रहेंगे और ये जंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और फिर शनिवार 17 मार्च 1527 को 13 जमादुल 933 हिजरी को ये जंग होती है। इस जंग में पहले हसन खां मेवाती और राणा सांगा का पलड़ा बहुत भारी था। अब सेना भी बहुत बड़ी थी, 2 लाख के आसपास की सेना थी, लेकिन बाबर के पास उस ज़माने में भी बारूद का प्रयोग था, उसके पास तोपें थी, और उसके जो अली कुली खां जैसे तोपची थे जो तोप बनाने का कार्य करते थे, उन्होंने उन तोपों को इस ढंग से बनाया, वो हल्की भी थी और चलाने में भी सहज थी। लेकिन हमारे पास राणा सांगा जी के पास सेना तो 2 लाख की थी, लेकिन वो किसी प्रकार की प्रशिक्षित सेना नहीं थी। एकता का अभाव था, हम मिल के नहीं लड़ रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी सेना के होने के बावजूद भी बाबर इस जंग को जीत लेता है, और जितने सैनिक उसमें मारे गए, उन सैनिकों के सिरों की मीनार बनाई जाती है, और बाबर खुद जंग के मैदान में निरीक्षण करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि राणा सांगा इसमें घायल हो जाते हैं और उसके सैनिक उसको वहाँ से निकाल लेते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हसन खां मेवाती जंग का नेतृत्व करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हसन खां मेवाती जब जंग का नेतृत्व करते हैं तो 3 बातें हमारे सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर नामा में जो बाबर ने लिखा है, वो लिखा है कि हसन खां मेवाती की जो मृत्यु हुई वो तुफंग से हुई। तुफंग बोलते हैं जो आपकी तोड़ेदार बंदूकें होती हैं उसकी गोली से। लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो मिलती है एक कुएं के अंदर। अगर वो गोली से मरा होता तो फिर डेड बॉडी कुएं में कैसे गई? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार हैं, आप जानते होंगे, भगवान दास मोरवाल जी, वो नगीना के रहने वाले, उन्होंने उपन्यास भी लिखा खानजादा। एक दूसरी बात आती है कि वो गोले से मरा, लेकिन गोले इस ज़माने में पत्थर के हुआ करते थे, तोप में पत्थर का गोला लगा जाता था और वो फेंका जाता था, और वो 1-1.5-2 किलोमीटर तक मार करता था। लेकिन पत्थर का गोला अगर हसन खां मेवाती जी को लगा होता तो उसको फाड़ देता हो, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलनी थी। तीसरा है, उनके बहुत सेवाकार थे, लाद खां उनका नाम था। बताते हैं कि हसन खां मेवाती घायल हो जाते हैं जंग में, और वो लाद खां उनको धीरे धीरे अपने घोड़े पे एक जंगल में लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे सैनिक पहुँच जाते हैं बाबर के, और वो धोखे से, लाद खां से मुग़लों की बात थी, वो धोखे से लाद खां के द्वारा मारा गया।
और उनकी डेड बॉडी को कुएं में डाल दिया गया। बाद में उनके लड़के थे जो नाहर खां, उनको उनकी डेड बॉडी भी सौंप दी जाती है। और इस प्रकार एक वीर, साहसी और निडर और अपने धर्म के लिए भी, धर्म को छोड़कर भी बाबर का साथ न दे के हिंदुस्तान की सरजमी के लिए सर्वस्व बलिदान होने वाले हसन खां मेवाती का अंत हो जाता है। और दुर्भाग्य से राणा सांगा ये जंग हार जाते हैं। मेवात की मैं बात करूं तो मेवात में आज भी लोकगीतों में हसन खां मेवाती का नाम बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, उनकी मेवाती बोली में बहुत सी शायरी, बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जो उस महान व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराती हैं। मैं सुनाता हूँ आपको कि बाबर सुजा को लड़ो, कि बाबर सुजा के लड़ो रोप दई छाती, रह तो जंग अधूरो जय हसन खां ना होता मेवाती। यह मेवाती वह मेवाड़ी, मिल बैठे दोनों सेनानी, हिंदू मुस्लिम का भाव छोड़ी, मिल बैठे दो हिंदुस्तानी, मिल बैठे दो हिंदुस्तानी। ऐसे जांबाज सिपाही जो धर्म के झांसे में नहीं आए और उन्होंने कहा कि मैं धर्म बेशक मेरा इस्लाम हो, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं राणा सांगा जी का साथ दूंगा। इस जंग में हमारी हार हो या जीत वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आज कई सौ वर्षों के बाद भी हसन खां मेवाती को एक वीर सैनिक के तौर पर याद किया जाता है। अच्छा, मेवात में कुछ लोग हुए जिन्होंने हसन खां मेवाती पे रिसर्च करने की कोशिश की हो? काफ़ी लोगों ने लिखा है। काफ़ी लोग। हसन खां मेवाती के ऊपर अभी मनोहर लाल जी खट्टर पीछे गए थे, वहाँ प्रतिमा भी स्थापित की गई हसन खां मेवाती की, और हर वर्ष 15 मार्च को उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। काफ़ी जागृति है। खानजादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेवात के एरिया में ही है। अच्छा, खानजादा अब भी लगाते हैं वो? अब भी लगाते हैं खानजादा। हमारे पास एक समाज शास्त्र के, इनके डायरेक्ट खानदान में कोई बचा है? नहीं, अभी डायरेक्ट खानदान के बारे में मेरी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन समाज शास्त्र के एक प्रवक्ता थे मेरे स्कूल में थे, वो खानजादा थे, उनसे मेरे को काफ़ी जानकारी मिली। अच्छा। तो आज भी वो अपने आप को जैसे साहिब मेवात थे हसन खां मेवाती, तो आज भी उनका रुतबा, वो उनको लगता है कि हम खानजादा परिवार से हैं या खानजादा लक़ब से हैं। तो आज भी वो फीलिंग वो लेते हैं, अंदर वाली ठसक है, वो आती है फीलिंग। हाँ। लेकिन देश के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा है। हसन खां मेवाती की शहीदी बहुत बड़ी है और सरकार ने उनके लिए बहुत कार्य किया है। ये लगा लीजिए आप, मनोहर लाल जी से पहले उनकी कोई प्रतिमा नहीं थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनको जानते थे हसन खां मेवाती जैसा व्यक्तित्व भी कोई देश में हुआ है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में उनका कद, उनके व्यक्तित्व के बारे में आम जनमानस और यहाँ तक कि मेवाती युवा भी भली भांति परिचित हुआ है। कई सामाजिक संगठन हैं जो हसन खां मेवाती के नाम पे बहुत सी चीज़ें चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक चलाते हैं। तो इसी धीरे धीरे जागृति आएगी। अब लोग उनको हसन खां मेवाती को एटलीस्ट नोटिस करने लगे हैं, जानने लगे हैं कि आज से 600-700 साल पहले तो उनकी जो रियासत थी वो बाबर और राणा सांगा के युद्ध के बाद वो कायम रही या तोड़ दी गई? जब ये हसन खां मेवाती हार जाता है, मर जाता है इस लड़ाई में, तो बाबर का मैं इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। वहाँ अलवर के बाला किले में वो रुके एक रात। अच्छा। उन्होंने अरावली का पूरा भ्रमण किया और वो फिरोजपुर झिरका तक आए मेवात में। हाँ। यहाँ झीलें थी, उनको देखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो बचा हुआ जो क्षेत्र था वो हसन खां मेवाती के बेटे नाहर खां को दे दिया था। अच्छा। हाँ, और जो आपकी मेवात की कुछ परगने थे, उनके जो सैनिक थे जो उस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था, उनको भी सौंप देता है वो। अच्छा। और वापस दिल्ली के लिए कूच कर जाता है। लेकिन मेवात में 3 या 4 दिन बाबर खूब घूमे है, वो फिरोजपुर झिरका तक भी आया है। अच्छा। बाला किले में एक रात बिताई है उसने, लेकिन वो वहाँ का जाते समय नाहर खां को दे जाता है कि आप संभालिए इसको। उसको कत्ल नहीं किया। असल में तो ये देखिए कि लड़ाई में जिस प्रकार से बंदी बनाए जाते हैं, उस समय में इस प्रकार की परंपरा नहीं थी कि जिंदा बख्शा जाए किसी। हाँ, उसको कर दो उसका। लेकिन उन्होंने वापस नाहर खां को लौटा दिए थे। तैमूर की तरह सब खत्म कर, सब खत्म कर दिया। तैमूर तो बहुत अलग टाइप का आदमी था। बाबर की एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। बाबर जो था, लेनपुल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा कि बाबर की जो नसों में 2 मध्य एशिया के 2 क्रूर जो शासक थे, अच्छा, तैमूर और चंगेज खां, उनका रक्त दौड़ता था। अच्छा, बाबर के? हाँ। उनकी माँ एक परिवार से थी, उनके पिता एक परिवार से थे, चंगेज खां और तैमूर। जो मंगोल आपका वर्ड है, ये जो आपको इसको अगर पर्शियन में हम कर देंगे तो मुगल बन जाता है। ये एक चगताई तुर्क भी बोलते हैं बाबर को। वो इसलिए बोलते हैं कि तैमूर का जो चंगेज खां का जो बेटा था, एक वो चगताई था। उनकी परंपराएं जो चली, उनके बेटे हुए, उनके पोते हुए, उन्हीं की वंश प्रणाली से निकल कर बाबर आता है। अच्छा। इसलिए इनको चगताई तुर्क भी बोलते हैं। तो ये सारी परंपराएं एक हैं, तैमूर से लेके चंगेज से लेके। हालांकि तैमूर ये कहता था कि मैं चंगेज खां के परिवार से आता हूँ, वो सिख ही बखारता था। लेकिन ऐतिहासिक उससे देखें तो ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन उसका तैमूर से था नहीं, चंगेज से था नहीं। लेकिन वो लोगों में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कहता था कि मैं वहाँ से आया हूँ, उसी की वंश से हूँ, मैं बहुत खानदानी आदमी हूँ। लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन वो योद्धा बहुत बड़ा था, बहुत बेरहमी से लोगों का कत्ल करता था। लेकिन आज हसन खां मेवाती के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई,
हसन का मेवाती को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में बहुत सी किताबें मिलती हैं। अगर उसके बारे में आपको सटीक जानकारी लेनी तो फिर बाबरनामा या अकबरनामा पढ़े। बाबरनामा में पूरा जिक्र है? पूरा जिक्र है उनका, बिल्कुल डेट टू डेट। अच्छा। एक एक पड़ाव का जिक्र है। हसन का मेवाती को ये देख लीजिए कि बाबर ने इतना प्रलोभन दिया, धर्म के नाम पर बहुत बरगलाया, और जब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इस शर्त पे उसके बेटे को छोड़ा कि आप खानवा की लड़ाई मेरा साथ दें। और जब वो पहुंच जाता है नाहर खां अलवर, तो हसन खां मेवाती मना कर देता है। तो बहुत गलिहाता है वो, बाबरनामा में लिख रखा है कि ये आप बहुत गंदे व्यक्ति हैं, आपसे हमारे को ये उम्मीद नहीं थी, मैं भी मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम, इस जंग में आपको हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन वो किसी बात पे नहीं माना। बाबर बहुत नाराज था उससे। लेकिन अगर वो उस दिन बाबर वैसे अगर उस युद्ध में हार जाता तो पूरा भारत की हिस्ट्री बदल जाती, इतिहास ही कुछ और होता। वही एक जंग थी जिसने मुगल साम्राज्य के पांव यहाँ जमा दिए। उनको ये भी था राणा सांगा को कि बाबर हिंदुस्तान में रहने के लिए नहीं आएगा, लूटने के लिए आएगा। और इब्राहिम आते भी नहीं थे आक्रांत रहने के लिए, कोई उससे पहले आया भी नहीं। चाहे आपके तैमूर हो, नादिर शाह हो, सब लूटे और चले गए। बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पांव जमा लिए, और वो ऐसे जमाए कि बहुत लंबे चले। बहादुर शाह जफर तक का एक लंबा सफ़र तय किया। और आप ये देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति इतिहास को अपने ढंग से समझता है। बाबर हों, अकबर हों, जहांगीर हों, औरंगजेब हों, शाहजहाँ हों, तमाम मुग़ल पीरियड को हम आक्रांताओं का युग मानते हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ उन्होंने ऐसा किया भी जिससे यहाँ के आम लोगों की भावनाएं आहत हुई। चाहे वो मंदिर हों, मोहम्मद गौरी से, गजनी से लेकर पूरे मुग़ल पीरियड में, फिरोज शाह तुगलक, इवन तुगलक भी हों, खिलजी भी हों, उन्होंने नुकसान तो सभ्यता का, संस्कृति का किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये देख लीजिए कि हम मुग़ल पीरियड के सभी बादशाहों को गालियाँ देते हैं, लेकिन उसी की पीढ़ी में बहादुर शाह जफर को हम 1857 की क्रांति का नेतृत्व सौंप देते हैं। हम नेता मानते हैं उसको। और जब हडसन उनको हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार करने के लिए गया, हडसन काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में रहा। उनको उर्दू और हिंदी की ठीक ठाक ज्ञान था, वो शेर व शायरी भी करता था। तो जब उसको गिरफ़्तार करने के लिए जाता है बहादुर शाह जफ़र को, तो उर्दू में शेर कहता है कि दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, कि दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। लेकिन जफ़र कोई आम आदमी नहीं थे, वो भी एक अच्छे शायर थे। वो इस शायरी का जवाब शायरी से ही देते हैं। उनको रंगून में कैद कर लिया जाता है, और उनको, उनके बेटे पोतों को तो गोली यहीं पे मार दी जाती है। लेकिन उनको बाद में 80 साल के हो चुके थे वो, और उनको वहाँ जाके मार दिया जाता है। अंग्रेज़ देख के उसको कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सूख के उनका शरीर बहुत कमज़ोर था, कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह ये है। बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा उन्होंने, वो तो देख के हैरान थे। अफगानिस्तान में कहीं उनकी, हाँ, रंगून में उनको कैद कर लिया जाता है वहाँ। तो हसन खां मेवाती का इतिहास अपने आप में पढ़ने लायक है, वो अनुकरणीय है। उन जैसे लोग और उन जैसी परिस्थितियों में 1527 की बात हम, कोई फोटो वोटो किसी ने स्केच किया हसन खां मेवाती का? एक पनोरमा है अलवर में, वहाँ पे उनके फ़ोटो लगे हुए हैं। वो स्केच कहाँ से की मेरे को पता नहीं, लेकिन पूरा डिटेल हिस्ट्री है, बनाया गया स्पेशल हसन खां मेवाती के नाम पे अलवर में। अच्छा, हाँ, अलवर में। और किला मेंटेन हो रहा है उनका? देखा किला अच्छा है मेंटेन। अभी मैं पिछले साल गया, बंद था, बल्कि रेनोवेशन का कार्य इसमें था। उससे पहले एक बार गया, बहुत ज़बरदस्त किला है। आप भी कभी जाएं तो देख के आए, अलवर का बाला किला। बढ़िया, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छी जानकारी थी। हाँ, हसन खां मेवाती तो हसन खां मेवाती है। पूरा मेवात गौरव करता है एक अकेले हसन खां मेवाती के ऊपर। वहाँ जो उनकी लोकेलिटी में जो लोग हुए जिन्होंने अच्छा काम किया, एक दादा बहाड़ का किस्सा भी है। वहाँ एक लड़की थी, कोई रजनी नाम शायद उसका था, उनको अकबर बादशाह उनसे शादी का, निकाह का प्रस्ताव देते हैं, और वो उनको उठा के ले जाते हैं आगरा के किले में। लेकिन दादा बहाड़ किसी तरह से उसको वहाँ से ले आते हैं, स्वतंत्र करा लेते हैं। अच्छा। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति तो मेवात में हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो लोकेलिटी, जैसे आपके एक सांगी हुए, वो अकेड़ा एक गाँव है, वहाँ एक सांगी हुए हैं प्रसिद्ध, उन्होंने पंडनू का अकेड़ा भी लिखा। उसके 5 भाग हैं। उनके पूर्वज, उनके पोते आज भी अकेड़ा गाँव में रहते हैं। लेकिन जब हम सामान्य लोगों में जाते हैं तब हमारे कोई बातें सामने आती, लेकिन लिखित रूप में उनको लाने वाले, उसको और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। उन लोगों को सामने लेके आने की ज़रूरत है। पूरा सांग लिखा उन्होंने? हाँ, पंडितों का कड़ा लिख रखा 5 भागों में। अच्छा। उनके पोते उनको आज भी गाते हैं। अभी पीछे एक पद्मश्री भी मिला है शायद, कोई बांसुरी वादक हैं मेवात के कोई। उनको मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अभी डॉक्टर अर्पित जैन जी SSP हैं नहू के, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बढ़िया आदमी है वो, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो। दूसरी बात, वो
व्यक्तित्व में बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, उनको पता है हर चीज़ कड़ाई से या सख्ती से लागू नहीं की जा सकती। अभी लगा दी 3 या 4 महीने का समय उनको हुआ होगा, लेकिन मैं आमूलचूल परिवर्तन नहू में मेवात में देखता हूँ। चाहे गोकशी की बात हो, चाहे आपकी इनडिसिप्लिन की बात हो, चाहे आपकी ट्रैफिक रूल की बात हो, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बगैर किसी सख्ताई के, बगैर किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के बड़ी प्यार मोहब्बत से काम लिया है। वहाँ की जमातों को, उलेमाओं को उन्होंने बुलाया, उनसे बातचीत की है। तो डॉक्टर अर्पित जैन जी का काम लाजवाब है। अगर ऐसे तमाम अधिकारी करने लगे, मेरे को नहीं लगता कि चीज़ें सुधरेंगी नहीं। अभी मेवात में लगभग ठीक ठाक है मामला, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, और वो हर रोज़ पर्सनली डील करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वॉच करते हैं। तो अर्पित जैन जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू सर।